हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज का लेक्चर जीएस 2 का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें आज हम लोग एडीआर के बारे में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं एडीआर के बारे में कुछ बताऊं, जस्टिस के बारे में थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं, जो आपके जीएस पेपर 4 यानी इथिक्स में काम आएगा और साथ साथ ऐसे में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जस्टिस के बारे में कल मैंने आपको बताया था। उसके 3 टाइप भी बता दिए थे, है ना? और कार्डिनल वैल्यूज़ वगैरह सब बताया था। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जस्टिस को 1970 से पहले, है ना, इसको एक यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव माना जाता था। यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, समाज के एक बड़े तबके, एक बड़े हिस्से के लिए कुछ मतलब अगर जस्टिस हो रहा है तो वो सही है। समाज के एक बड़े तबके को अगर फायदा हो रहा है तो वो सही है। ठीक है, ये बेनिफिट है। ठीक है, अब देखिए, पोस्ट 1970 क्या हुआ। जॉन रोल्स ने एक डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट दिया जस्टिस का। उसको कहा गया डिफरेंस प्रिंसिपल। इसमें उन्होंने क्या कहा कि एवरी इंडिविजुअल शुड हैव लिबर्टी एंड इक्वालिटी। माने प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इंडिपेंडेंट व्यक्ति को, इंडिविजुअल व्यक्ति को लिबर्टी भी होनी चाहिए और इक्वालिटी भी होना चाहिए, वो भी इक्वल मात्रा में। इक्वल लिबर्टी, इक्वल इक्वालिटी, है ना? अब यहाँ पे देखिए, ये कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू फुलफिल हिज नीड। उसके नीड को फुलफिल करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी दिया जाना चाहिए, है ना? अब यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये देखिएगा, दूसरा नंबर पॉइंट इक्वलिटी के बारे में कहता है और चौथा नंबर पॉइंट जो है इनइक्वलिटी के बारे में कहते हैं। ये कहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी, मतलब एवरी इंडिविजुअल शुड हैव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब अमंग देम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनइक्वलिटीज इज नेसेसरी। मतलब क्या कहते हैं कि इक्वलिटी तो होना ही चाहिए, है ना, इंडिविजुअल को बीच में, लेकिन इनइक्वलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल रूप से होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका जस्टिस के पोस्ट 1970 के और प्री 1970 के बाद में क्या अवधारणाएं थी, उसकी बात थी। अब देखिए, जो मैंने आपको डिफरेंस प्रिंसिपल के बारे में कहा, डिफरेंस प्रिंसिपल जो है वो दिया गया है जॉन रॉल्स के द्वारा। मैंने जैसे बताया, ये जॉन रॉल्स वाला जो टॉपिक है ना, ये आपके जीएस पेपर 4 में एक बार पूछ दिया गया था, जीएस पेपर 4 में। ठीक है ना? आप इसको देखिएगा, जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, अब इसमें डिफरेंस प्रिंसिपल कहता क्या है कि एनी इनइक्वलिटी दैट इज परमिटेड इन सोसाइटी शुड ओनली बी परमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट बेनिफिट्स द लीस्ट फेवर्ड इन द सोसाइटी। ये कहता है कि अगर कोई इनइक्वलिटी किसी समाज में परमिट किया गया है तो उसको सिर्फ इसी अवस्था में, इसी बेसिस पे परमिट किया जाना चाहिए यदि वो लिस्ट फेवर्ड जो सोसाइटी में लोग हैं उनको भी बेनिफिट दे रहा है। समझ में आ रही है बात? अगर ऐसे लोग जिनको बेनिफिट मिल रहा है, लिस्ट फेवर्ड जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो ये जो इनइक्वलिटी है वो सही है, ऐसा कह रहे हैं जॉन रॉल्स। ठीक है? ठीक है, इसमें एक चीज मुझे और याद आ गया। एनसीईआरटी की बुक में आप देखिएगा, गांधी जी का टेलिस्मान भी रहता है ना, गांधी टेलिस्मैन करके। उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि कोई पॉलिसी अगर आप बनाते हैं तो आप ये देखिए कि समाज के जो सबसे निचले तबके हैं उनको फायदा होना चाहिए, उनके लिए वो जो पॉलिसी है वो फ्रूटफुल होना चाहिए। तो आप इसको लिंक करके दिमाग में रख सकते हैं। देखिए, एक चीज और समझने वाली यहाँ पे क्या बात है कि जो डिफरेंस प्रिंसिपल है, ये बेसिस है टैक्सेशन का और रिजर्वेशन का। कैसे? देखिए, टैक्सेशन में आप लोग देखिएगा कि अलग अलग स्लैब होता है। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ, मतलब अमाउंट बढ़ता जाता है, इनकम बढ़ता जाता है, टैक्स का परसेंट घटता जाता है। मतलब पहले जितना परसेंट लग रहा था, एक्स परसेंट अगर मान लो पहले लग रहा है, तो बाद में एक्स प्लस वाई परसेंट लगना शुरू हो जाएगा। मतलब अमाउंट बढ़ रहा है ना? उसके साथ में, मतलब अमाउंट बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ में क्या हो रहा है, परसेंटेज भी बढ़ रहा है टैक्स का। मतलब ये हुआ कि ज्यादा पैसा कमाने वाले कम लोग हैं तो उससे कम कम लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जाए, मतलब परसेंटेज बढ़ जाता था। तो यानी कि जो कम तबके हैं, जो ज़्यादा स्लैब में जो लोग आ रहे हैं, उनसे कम टैक्स लिया जा रहा है। कहने का मतलब ये हो गया। तो एक तरीके से डिफरेंस प्रिंसिपल का बेसिस है। और रिजर्वेशन में भी तो यही होता है, जो नीचे तबके के लोग हैं उसको सहयोग किया जाता है, सीधी सी बात है ना? तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए,
आज का जो हमारा टॉपिक है एडीआर, उसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। एडीआर का मतलब क्या होता है? देखिए, एडीआर जो है ये सिर्फ एब्रिविएशन है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अल्टरनेट वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक अल्टरनेट वे है, एक अतिरिक्त व्यवस्था है। यह जो है एक अनकन्वेंशनल वे है डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए, जिसमें हम कोर्ट हमको नहीं जाना पड़ता, अपार्ट फ्रॉम द कोर्ट। जनरली कोर्ट गए बिना ही हमारा निपटारा हो जाता है। तो इसके तीन विधा है। देखो, पहला है आर्बिट्रेशन, दूसरा है कंसिलेशन और तीसरा है मीडिएशन। इसको याद रखने के लिए एमसीए याद रखिए, एमसीए, मीडिएशन, कंसिलेशन और आर्बिट्रेशन। देखिए, आर्बिट्रेशन जो होता है ये फॉर्मल होता है नेचर में। ये कब यूज होता है? जनरली कमर्शियल डिस्प्यूट वगैरह जो होता है वहाँ पे ये यूज होता है। इसमें करते क्या है, इसमें दो पार्टी जो होती है एक एग्रीमेंट पे साइन करती है और एक कॉमन आर्बिट्रेटर को चूज करती है, और वही कॉमन आर्बिट्रेटर जो है बीच में रहता है और दोनों पार्टी के बीच में बात होती है। ठीक है, ये लेकिन फॉर्मल नेचर है इसका। ठीक है, ये याद रखिएगा। समझ में आई गई बात? कंसिलिएशन में क्या होता है? कंसिलिएशन लिटिल इनफॉर्मल, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है। इसमें फॉर्मली मतलब, फॉर्मल कहने का मतलब ज़्यादा लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से ये नहीं चलता है। इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं बनता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें म्यूचुअली एक्सेप्टेड जो भी टर्म्स ऑफ सेटलमेंट है उसको ध्यान में रखा जाता है। इसमें जितने भी कंसिलेटर होते हैं वो जो डिसाइड होते हैं वो म्यूचुअली ही डिसाइड होते हैं। ठीक है, और जब एक बार अगर आपने कंसीलिएशन ले लिया और वहाँ पे आप लोग अगर कुछ फैसला आता है तो वो बाइंडिंग हो जाता है। मतलब अगर फैसला आ गया तो उसको आप नकार नहीं सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ म्यूचुअली होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें आपस में बात होगी कि हाँ, ये वाला जो पर्सपेक्टिव है इसको हम मानते हैं, इस वाले पर्सपेक्टिव को नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से सारे मुद्दे पे पॉइंट बाय पॉइंट बात होगी, और फिर जब एक ओवरऑल मिल करके जो रिजल्ट आएगा उसको दोनों को मानना पड़ेगा, वो बाइंडिंग हो जाएगा पार्टी पे। ठीक है, तो इस तरीके से कंसिलिएशन का ये मेथड हो गया। तीसरा होता है मीडिएशन। मीडिएशन में क्या है, ये एक मध्यस्थ रहेगा, एक एक व्यक्ति रहेगा मध्यस्थ। ये क्या करेगा, दो झगड़ा वाले पार्टी को, जिन दोनों का झगड़ा हुआ है, इसको मिला देगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो दैट इज सेटलमेंट डन बाय बोथ पार्टीज। इसमें दोनों पार्टी के द्वारा सेटलमेंट किया जाता है। अब इसमें याद रखिएगा कि मीडिएटर जो है, जो मीडिएटर है वो क्या करते हैं, दोनों पार्टी को ब्रिंग टुगेदर, मतलब एक साथ में लेके आएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये मीडिएटर कभी भी जजमेंट पास नहीं कर सकता है। कभी भी कोई मीडिएटर जो है अपना जजमेंट को इम्पोज नहीं कर सकता है उसके ऊपर। इसीलिए ये नॉन बाइंडिंग इन नेचर है। मतलब बात हो गई, सब ये मान रहे हैं ये नहीं मान रहे हैं वाले सिचुएशन पे भी विचार हो गया, लेकिन अगर बाद में किसी एक पार्टी को वो पूरा जो रिजल्ट निकल के वो पसंद नहीं है, तो उसको ओवरऑल बोलेगा नहीं हम नहीं मान रहे हैं, वो नॉन बाइंडिंग है। मानना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है मीडिएशन में। कंसिलिएशन में है कि मानना ही पड़ेगा, ये बाइंडिंग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आया। एडीआर के बारे में समझ में आओगे तो एमसीए याद रखिएगा। ओके, चलिए अब ये देखिए बेनिफिट्स क्या हैं एडीआर के। देखिए, इसके कुछ जो बेनिफिट्स हैं, इसमें फिर से आप वही कीजिएगा, ऐसे बेनिफिट्स का ये बना लीजिएगा हबल एंड स्कोप वाला, और एक दो तीन चार पाँच जितने भी पॉइंट्स आपको याद आते हैं वो लिखते चलिएगा। तो पहला पॉइंट क्या क्या लिखेंगे कि क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस। जैसे ये तीन एमसीए जो मैंने बताया, मीडिएशन, कॉन्सिलेशन और आर्बिट्रेशन, इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी केस का डिस्पोजल होगा, जल्दी जल्दी केस का निपटारा होगा। ठीक है, इसके बाद में जो जुडिशरी का जो बर्डन है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों होगा, आपको पता ही है। अगर मान लीजिए वकील को हायर कीजिएगा तो फी ज़्यादा लगेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वो लीगल प्रोसेस के थ्रू जाएगा और पूरा फी लगेगा। यहाँ पे आपका कोई मतलब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आप खुद से कोई जजमेंट या फिर कोई पार्ट नहीं ले रहे हैं वहाँ पे, वो सब वकील देख रहा है। समझ रहे हो? तो जब वकील देखेगा तो पैसा भी बढ़िया से लेगा वो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वकील वकील वाला पच्चर नहीं है। बीच में एक मीडिएटर रहेगा, एक कंसिलेटर रहेगा, वो काम कर देगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या आता है, इजी टू इन्फोर्स। इजी टू इन्फोर्स कहने का मतलब क्या है कि चूंकि दोनों पार्टी ने आपस में बात करके ही वो मतलब नतीजा निकला है, जजमेंट निकला है, तो ये इन्फोर्स करना इजी हो जाता है। दोनों मानने के लिए खुद से ही तैयार होते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये मेजरली क्या होता है, इनफॉर्मल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। समझ में आएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना दिया जाता है। वो इनफॉर्मल है, ठीक है, और फ्लेक्सिबल भी है। उसको मतलब
अपने दोनों पार्टी के बात करने के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये कोऑपरेटिव अप्रोच है, एक दूसरे का कोऑपरेशन करते हैं। मतलब इससे ये होता है कि विन विन सिचुएशन हो जाता है। मतलब दोनों पार्टी जब दोनों चीज़ मान रही है, दोनों के लिए अच्छी बात है। बोल रही है मैं भी खुश हूँ, तू भी खुश है ना, समझ में बात? तो ये विन विन सिचुएशन है। मतलब इसको बोलते हैं सस्टेनेबल सॉल्यूशन, दैट इज विन विन सॉल्यूशन। ठीक है, ये सब वर्ड याद रखिएगा, कोऑपरेटिव अप्रोच, विन विन, सस्टेनेबल सॉल्यूशन, है ना, ये सब वर्ड याद रखिए। एग्जाम में ये सब चीज़ लिखिएगा ना तो ज़्यादा नंबर आएगा। ठीक है, अब देखिए, रिड्यूसेस द हॉस्टिलिटी बिटवीन पार्टी, दो पार्टी के बीच में जो क्या कहते हैं झगड़ा है, हॉस्टिलिटी है, उसको कम करता है। क्यों? क्योंकि ये पार्टी का सेटिस्फेक्शन हो जाता है, दोनों आपस में ही बातचीत करके वो डिसाइड किए रहते हैं तो सेटिस्फाइड रहते हैं, इसीलिए हॉस्टिलिटी घट जाती है, दोनों के बीच में मित्रता बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है, क्योंकि केस का निस्तारण जल्दी जल्दी होता है तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इम्प्रूव होता है, एफडीआई इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है। और क्या हो सकता है, लार्ज नंबर ऑफ यंगस्टर विल थिंक एडवोकेसी एज द कैरियर ऑप्शन। हाँ, आप देखिए कि सबको तो जज में ही बहाली नहीं कर देंगे, तो हो सकता है कि अगर किसी ने एलएलबी वगैरह किया हुआ है तो उसका बहाली जो है एक आर्बिट्रेटर, मीडिएटर या कॉन्सल्टेंट के रूप में भी हो सकता है। तो ये एक अच्छा कैरियर ऑप्शन के रूप में भी देखा जा सकता है, तो यंगस्टर लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये एक और भी बेनिफिट के रूप में हम इसको मतलब काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इशूज क्या है इससे रिलेटेड, व्हाट आर द डिफरेंट इशूज दैट इज रिलेटेड टू द एडीआर। अब ध्यान देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं कि नोट्स आपको खुद निकालना है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और जितने मैंने पॉइंट्स लिखे हैं सब वन बाय वन करके आप लिख लीजिएगा, और फिर उसको मैं जो बोलता हूँ उसको सुनिए, मैं समझा रहा हूँ आपको, सबको समझिए, और फिर दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको अपने आप सब समझ में आता रहेगा। ठीक है, यही करना है आपको, खुद से लिखना है। और लिखना कैसे है मैंने बता दिया है, एक सफ़ेद कागज़ लेना है, उस पे 1/4 हिस्सा छोड़ देना है, 2 पेन का मदद लेना है, एक पेन से मेन पॉइंट लिखना है, दूसरे पेन से पूरा का पूरा जो ये है क्या कहते हैं मैटर है वो लिख लेना है। ठीक है, आ गया समझ? चलिए इश्यूज़ क्या है इसके, देखिए पहला इश्यू है लैक ऑफ अवेयरनेस। लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में। कहने का मतलब क्या है कि ये एडीआर के बारे में उलझन बहुत है लोगों के बारे में, स्केप्टिज्म की अवस्था है, एक्सेसिबिलिटी लोअर है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बहुत रिमोट एरिया में रहता है जहाँ पे सही से तो मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम भी सही से नहीं डेवलप हुआ है। ठीक है, तो अब बेचारे के पास एक्सेसिबल कहाँ आ जाएगा, अगर उसको मान लीजिए एडीआर का सहायता लेना है किसी केस के निपटारण के लिए, तो क्या होगा, वो कहाँ कहाँ से लेके आएगा, मीडिएटर कहाँ से ले आएगा एक्सेसिबल, क्या क्या हो नहीं पाएगा उसके लिए। समझ में आई बात? तो एक चीज हो गई है अवेयरनेस की कमी। दूसरा क्या होगा, फाइंडिंग अ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर और कॉन्सिलिएटर इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। ये नेपोटिज्म की वजह से क्या होता है, सही सही न्यूट्रल आर्बिट्रेटर मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसका दूसरा कारण यह भी है कि ट्रेंड आर्बिट्रेंट्स नहीं है। मैंने क्या कहा, ट्रेंड लोग अभी भी कम है इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज क्या आती है, लिटिगेंट्स जो हैं वो इलिटरेट है, इलिटरेसी अमंग द लिटिगेंट्स। लिटिगेंट्स के इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी ये क्या हो जाता है, एक इशू बन के रह गया है। ठीक है, चौथा चीज क्या आता है, जुडिशियल इंटरफेरेंस। अब देखिए जुडिशियल इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, आपको एक चीज मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, कोई भी, जहां पे भी ये एडीआर वाला व्यवस्था हो रहा है, जिस जिस जोन में, उसका जो कार्य क्षेत्र होगा, जिस कोर्ट का जो कार्य क्षेत्र होगा, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट का कार्य क्षेत्र है, तो हाई कोर्ट उसमें इंटरफियर कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफियर कर सकती है। ऐसा ही एक केस आया था, आपको नाम याद रखना है इसका। इसका नाम क्या है, गुरु नानक गुरु नानक फाउंडेशन, गुरु नानक फाउंडेशन वर्सेस रतन सिंह केस। ये जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हो गया था। सुप्रीम कोर्ट कह दिया था कि ये प्रोसीजरल जो डिले करते हैं आप लोग ये आर्बिट्रेशन के चक्कर में, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये कौन कहा था, सुप्रीम कोर्ट कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट देखिए हुआ था, ये जो गुरु नानक फाउंडेशन वर्सेस रतन सिंह केस है, इसका निस्तारण एडीआर के थ्रू हो रहा है, लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरफियर कर रहा है, तो ये भी एक इशू है। ठीक है, उसके बाद में पांचवा पॉइंट जो आता है इसके इशू में, वो आता है कि समटाइम कोर्ट कैन नॉट पास ऑर्डर एज वन ऑफ द पार्टी मूव अवे। अगर मान लीजिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मीडिएशन वाले में नॉन बाइंडिंग है, एक बोलेगा कि नहीं हम नहीं मानते हैं, तब
कोर्ट उसमें ऑर्डर नहीं पास कर सकता है कि आप कैसे नहीं मानिएगा। कंसिलिएशन अगर हो रहा है प्रोसेस, तो वहाँ पे उसको बाइंडिंग हो जाएगा, वहाँ पे कोर्ट बोल देगा कि ठीक है आपको मानना पड़ेगा। लेकिन जो नॉन बाइंडिंग है, पहले से ही आपने उसको नॉन बाइंडिंग डिसाइड किया है, तभी तो वो बंदा गया था वहां तक। ये तो देखा होगा ना कि ठीक है नहीं पसंद आएगा तो नहीं मानेंगे, तो वहां पे कोर्ट जो है अपना ऑर्डर पास नहीं कर सकती है। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, एक इशू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगला पॉइंट कहते हैं कि सम ऑफ द आर्बिट्रेटर्स एंड कॉन्सिलिएटर्स आर पास्ट जजेज, मतलब पुराने जो जजेज हैं, बूढ़े जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, तो वो जज जो हैं, दे डू नॉट कम आउट ऑफ देयर माइंडसेट ऑफ प्रोसीजर डिले एंड जुडिशियल माइंडसेट, मतलब वो अभी भी समझते हैं क्या है कि उनके टाइम में जैसा जुडिशियरी में डिले होता था प्रोसीजर को मतलब पूरा खत्म करने में, और उनका जो माइंडसेट है अभी भी वो पुराने जमाने का है, अंग्रेजों के जमाने के जेलर है ना। तो अब वो जिसके दिमाग में ये धारणा पहले से बैठी है कि हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, उसको तो कोई ठीक नहीं कर सकता है ना? आप किसी को सुधार नहीं सकते हैं ना, जब तक वो सुधरना ना चाहे। तो अब जो पास्ट जजेज हैं, उनका माइंडसेट ही ऐसा बन चुका है, तो वो प्रोसीजरल डिले को और ये उनका जो जुडिशियल माइंडसेट है, उसको उस पे वो कोई मतलब एक्शन नहीं ले पाते हैं। उनके लिए ये सब मतलब ऐसा है कि ठीक है तो है, मतलब जस्ट इसको नेग्लेक्ट करते हैं प्रोसीजरल डिले वगैरह को। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का इशू है। सातवां पॉइंट क्या आता है कि ये कहा जाता है कि ये जो एडीआर वगैरह है, इसको पुअर लोगों के ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी में एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी, जिसमें एक गैस निकली थी MIC। अभी इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है मिसाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, ये जाकर के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, कंपनी कौन सी थी, यूनियन कार्बाइड, और कब निकली थी, क्या निकली थी उससे गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब देखिए, अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो केस का जो ये हुआ था, सुनवाई हुआ था, उसमें जो पैसा, जो मालिक था ना, वो पैसा दे करके भाग गया वहां से, मतलब पैसा दे करके काम निपटा लिया अपना। उसके ऊपर तो इतना जोरदार केस होने वाला था कि वो हमेशा जेल में सड़ते रह जाता, वो इतने लोगों का जान चला गया था उसमें। लेकिन उसके पास पैसा था, तो अपना पैसा दिखा करके चाहे जैसे भी अपने उसका यूज कर लिया, मिस यूज कर लिया मैं तो कहूँगा। ठीक है, तो इसमें ये कहा जाता है कि अब वो एट द एंड झेलना किसको पड़ा, पुअर्स को, जिन्हों जो वहाँ वर्कर्स थे, जो उसके आसपास जो लोग रहते थे। तो उस पर ये जो क्या कहते हैं जजमेंट था, उसको इम्पोज कर दिया गया भोपाल गैस ट्रेजरी में। तो ये एक पॉइंट आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि समटाइम द सेटलमेंट इज इम्पोज ऑन द पुअर्स। देखिए, एक और पॉइंट इसमें आता है कि क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटिंग एन आर्बिट्रेटर और कंसिलिएटर। ठीक है, ये 1996 में एक आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट था, उसमें बहुत डिफिकल्ट था इसका क्राइटेरिया। तो दीज आर मतलब ये जो क्राइटेरिया है पॉइंट करने का, दीज वेर बिकमिंग एन बैरियर, वो एक बैरियर के रूप में सामने आ रहा था। तो इसीलिए 2021 में ये एएनसी बिल जो बना, मतलब आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन बिल जो बना, इसने इसने उस पार्ट को रिमूव कर दिया जो बैरियर क्रिएट कर रहा था। 1996 के आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में जो कुछ भी पार्ट ये बैरियर का काम कर रहा था आर्बिट्रेटर और कॉन्सिलिएटर के अपॉइंटमेंट में, उस पार्ट को एएनसी बिल 2021 जो आया था उसमें रिमूव कर दिया गया। ठीक है, आप इसमें देखिएगा कि ये जो 1996 वाला था, इसमें कई बार फ्रॉड और करप्शन अगर हो गया था, अगर अगर किसी केस में ऐसा है कि फ्रॉड और करप्शन वाला केस है, तो वहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है वो स्टॉप कर देती थी या होल्ड कर देती थी मुद्दा को। ये सब भी होता था वहाँ पे, बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या था कि आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन में जनरली लोग जाना ही नहीं चाहते थे, तो ये एक इशू था। ठीक है, चलिए, तो ये 8 पॉइंट है, इसको आप समझ में अच्छे से मतलब इसको समझ लीजिए होइएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए, अब ये है जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको कि लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, वे फॉरवर्ड लिखते हैं, है ना। तो देखिए, वे फॉरवर्ड में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, यही है स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट या फिर वे फॉरवर्ड, ये दो चीज़ें होती है हमेशा। देखिए, आंसर जब आप लिखिएगा ना मेंस में, तो आपको ये दो टाइप का चीज़ आएगा कि वे फॉरवर्ड मतलब आगे क्या करना चाहिए, या फिर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है, अब इस ये जो एडीआर वाला मुद्दा है, इसमें गवर्नमेंट ने लोक अदालत का गठन किया है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लोक अदालत क्या होता है, मैं भी बताऊंगा आगे।
नालसा के बारे में कल भी बताया था, नेशनल, अब मैंने कल बोला था आपको नालसा के बारे में, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है ना। अब इसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़िएगा, कहाँ से, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की बुक है ना, एम लक्ष्मीकांत की, वहाँ से इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं भी जब आगे आगे जब नया और भी वीडियो आएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। खैर, मेरे भरोसे बैठिएगा नहीं, अभी आपको पढ़ना है, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो आपका एड ऑन होता चलेगा। मैं नोट्स अच्छा बनवाऊंगा, इसमें कोई ये नहीं है, दो राय नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, चौथा पॉइंट, प्ली बार्गेनिंग भी होती है वहाँ पे। प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, समझते हैं? प्ली बार्गेनिंग का मतलब, देखिए एडीआर में प्ली बार्गेनिंग का मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति है वो एडीआर के थ्रू जो है अपना केस का निपटारण करना चाह रहा है, लेकिन उसका जो उसका जो अपोनेंट है ना, उसको वो चीज़ पसंद नहीं आ रहा है। मतलब एक बोला कि हम लोग मान लो एक्स चीज़ जो है मानते हैं, ये बोलेगा नहीं हम एक्स चीज़ नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे बार्गेन कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप देखिए कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिस पे दोनों की सहमति नहीं बनती है, तो जो बीच में कंसीलिएटर होता है वो कुछ तीसरा एक व्यवस्था लेके आता है जो दोनों को पसंद होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चौथा क्या है, चौथा है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन अमेंडमेंट इन 2019। ये देखिए, ये स्टेप जो है ये गवर्नमेंट ने लिया है। ठीक है, ये स्टेप जो है वो गवर्नमेंट ने लिया है 2019 में। प्ली बार्गेनिंग भी समझ गए होंगे, ये भी स्टेप गवर्नमेंट का है। मतलब ये जो एडीआर जो है वो, मतलब कॉन्सिलिएटर जो आता है, फिर से समझिए, एडीआर में जो कॉन्सिलिएटर, मीडिएटर या फिर आर्बिट्रेटर जो आता है वो क्या करता है, प्ली बार्गेनिंग का काम करता है ना, सहमति दोनों को दिलवाता है। ठीक है, समझ गए होइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट जो है 2019 का, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक स्टेप है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि ये देखिए, ये जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट है 2019 का, इसने सेटअप क्या किया, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, एसीआई का गठन किया गया इसमें, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का। अब क्यों किया गया, इसका एम क्या है, देखिए इसका एम है आर्बिट्रेशन ऑफ, जो मेथड, आर्बिट्रेशन का जो मेथड है उसको इंडिया में प्रमोट किया जाए। ठीक है, पॉलिसी को फॉर्म करने में थोड़ा सा ईज हो। ठीक है, जो जो डेवलप एसओपी, एसओपी का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आने वाले वीडियो में एसओपी बहुत बार यूज होगा, दो चार बार आप थोड़ा दिमाग लगाइए, नहीं समझ में आएगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे। टू ट्रेन प्रोफेशनल्स इन आर्बिट्रेशन, टू ट्रेन प्रोफेशनल्स इन आर्बिट्रेशन, जो भी आर्बिट्रेशन में जो प्रोफेशनल है उनको ट्रेनिंग देने का भी काम करने के लिए ये क्या किया गया है, एसीआई का गठन किया गया है। टू मेक रिपोजिटरी ऑफ अवार्ड्स, ये भी एक तरीके का इसका एम है। ठीक है, समझ गए होइएगा ये सबको। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, नेक्स्ट जो इसका चीज है वो क्या कहता है, ये हम लोग स्टेप्स टेकन ही पढ़ रहे हैं अभी भी। ठीक है, स्टेप टेकन का ही ये पांचवा पॉइंट है। बीच में हमने एसीआई के बारे में थोड़ा सा बता दिया था। अब देखिए, पांचवा पॉइंट जो है स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट में, वो कहता है कि अगर पार्टी जो है वो आर्बिट्रेटर को फाइंड करने में समर्थ नहीं है, तो उसको क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जाना होता था पहले, है ना। लेकिन अब क्या हो गया है, उसको आर्बिट्रल मतलब अब उसको फाइंड करने के लिए आर्बिट्रेट इंस्टीट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट ने असाइन किया उसके एरिया में, वहां जाना है। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है उसको, अब उसको क्या करना है, आर्बिट्रेट इंस्टीट्यूशन जो असाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जाना है। सो आर्बिट्रेशन को 30 दिनों के अंदर एक, मतलब आर्बिट्रेटर जो है वो 30 दिनों के अंदर जो है उस केस, मतलब उस जिस आदमी को वो आर्बिट्रेटर चाहिए उसको वो मिल जाएगा। मतलब किसी केस के सिलसिले में एक व्यक्ति गया है, आर्बिट्रेटर इंस्टीट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट ने असाइन किया है, तो उस व्यक्ति को 30 दिनों के भीतर एक आर्बिट्रेटर मिल जाएगा। यही इस पॉइंट में कहा गया है। इफ पार्टीज आर नॉट एबल टू फाइंड एन आर्बिट्रेटर, देन दे हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, but now they have to go to arbitral institution assigned by supreme court। तो और क्या लिखा है कि आर्बिट्रेटर विल बी असाइंड विद इन 30 days। ठीक है, ये समझ गए। लास्ट पॉइंट है कि टाइम लिमिट, टाइम लिमिट फॉर डोमेस्टिक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इसको किया गया है 12 साल। पहले क्या होता था,
पहले इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स होते थे उसके भी 12 साल ही मतलब टोटल टाइम था, तो 12 ईयर्स ही टोटल टाइम था। लेकिन अब जो है इंस्टीट्यूशनल डिस्प्यूट को इसमें से हटा दिया गया। इंस्टीट्यूशनल डिस्प्यूट 12 ईयर के अंदर जितने भी डोमेस्टिक रिजोल्यूशन है उसमें इंटरनेशनल डिस्प्यूट को हटा दिया गया है। ठीक है, ये किसके अंदर में था? 1996 वाला जो था, ठीक है, समझ में आ गया, ANC एक्ट ऑफ 1996, उसमें 12 साल के अंदर ही इंटरनेशनल डिस्प्यूट वाला जो था उसका भी ADR के थ्रू मतलब निस्तारण करने का प्रावधान था। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ें। देखिए अब जो हमारा पॉइंट है, इसमें गवर्नमेंट ने और दो चीज़ किया है। उसने क्या किया है, एक तो मीडिएशन बिल लाया 2021 में, और एक मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की। अब थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि मीडिएशन बिल 2021 में क्या है। ये एक्चुअली जो है ये सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट के लिए है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें एक चीज क्या कहा कि कंपल्सरी टू गो टू मीडिएटर्स बिफोर गोइंग टू कोर्ट। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट जाना चाह रहा है, उससे पहले, कोर्ट या ट्रिब्यूनल दोनों भी अगर जाना चाह रहा है तो उससे पहले वह मीडिएटर के थ्रू उसको होकर के आना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो केस का निपटारण है वो 180 डे का है। इन केस अगर 180 डे में केस का निपटारण नहीं होता है तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा और 180 दिन के लिए, मतलब 180 दिन के लिए था, वहां तक नहीं हो पाया तो 180 दिन और दिया गया उसको। और जब इसका निस्तारण हो गया या फिर जो भी रिजल्ट बन के आया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बाइंडिंग। बाइंडिंग उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते रहना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बिना नोट्स के कुछ नहीं होगा, कोई पढ़ाई नहीं होती। आप पढ़िएगा आज, कल सब निकल जाएगा दिमाग से, फिर आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था। 5 साल 10 साल लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, नोट्स बनाते चलिए। कल जो पढ़ा था उसको आज सोने से पहले एक बार पढ़ लीजिए। एक पेज पढ़ना है बस, जो कल पढ़ा था वो, वही एक पेज जो आपने कल बनाया था, जो एक पेज 2 पेज जो भी हो, वो आज सोने से पहले पढ़ लीजिए। आज जो बनाया कल सोने से पहले पढ़ लीजिएगा। ऐसे ऐसे करके डेली पढ़ लीजिएगा, आपको याद रह जाएगा तब। चलिए अगला पॉइंट क्या है, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया हैज बीन सेटअप। इसका एम क्या है? इसका एम है रजिस्टर द मीडिएटर्स, प्रमोट द मीडिएशन, है ना, ट्रेनिंग द मीडिएटर्स, रिकॉग्नाइज मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर, इसको भी, ये सब इसका क्या है, एम है किसका, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया का। देखिए अब इसमें एक चीज कहा जाता है कि केसेस विच कैन बी सेटल्ड बाय मीडिएशन इज इनलिस्टेड। मतलब कुछ ऐसे केस हैं जिनको मीडिएशन के द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता, ठीक है, उसको इनलिस्ट किया गया है। ऐसे केस में जैसे एग्जांपल के तौर पे आता है सेक्सुअल हरासमेंट का केस। अगर किसी को सेक्सुअल हरासमेंट का केस का निस्तारण करना है तो वो ADR के थ्रू नहीं जाएगा वो, ठीक है, इसमें मीडिएशन वगैरह नहीं होगा, उसमें केस में कोर्ट ही जाना पड़ेगा। इस केस में क्या है, कोर्ट जाना क्या है, मैंडेटरी होता है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हम लोगों ने ADR के मुद्दा को कर दिया खत्म। ये टॉपिक हो गया फिनिश। अब अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग दूसरे किसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बस आप लोगों से एक ही विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है नीचे लिखिए, और शेयर कीजिए। अभी स्टार्टिंग फेज है, थोड़ा दिन में आप लोगों से सहयोग मांगूंगा। थोड़ा सा हेल्प आप लोगों का बनता है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग सहयोग कर दीजिए। चलिए, तो कमेंट शेयर लाइक सब कुछ करते रहिए। लाइक नहीं लिखा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।